हेलो दोस्तों, पीईटी सेट 2 की बात हो रही है। सेकंड पाली की। सेकंड पाली में पॉलिटी के क्वेश्चन की बात हो रही है। पॉलिटी से 5 क्वेश्चन 5 मार्क के बहुत इजी हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू है 25 तक। 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। जब भी क्वेश्चन में नहीं वर्ड हो तो पहले इसको आप अंडरलाइन कर लो। ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन सी जेल, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता या इसे इंडियन पैनल कोड कहा जाता है, आईपीसी। ठीक है। ए पुलिस, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और ये हर स्टेट की पुलिस करती है। इस वजह से पुलिस को जो है वो मेन जो चीज़ें हैं, पुलिस की पूरी एक्टिविटी वो स्टेट लिस्ट में है। पुलिस के लिए लॉ मेकिंग का काम पूरी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के थ्रू वो स्टेबल करती है, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट के तहत। अब जेल भी किसके अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट के तहत। जेल में जितने कैदी होते हैं उनकी सुरक्षा, उनका सब कुछ देखभाल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। अब डी की बात करते हैं। डी आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, आईपीसी, ये स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी में नहीं आती है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अगेन वही है शब्द, यहाँ पे नहीं हाईलाइट है। ठीक है। फिर भी आप थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल हो चुके होते हो, हैबिचुअल हो चुके होते हो कि सही है सही है सही है में, तो अभी नहीं है नहीं है नहीं है आ गया है। ऑप्शन ए अर्धसंघीय संरचना। अर्धसंघीय संरचना का मतलब कि समझो पहले इस चीज़ को, तब आंसर देना आप। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। जब नॉर्मल कंडीशन रहता है तो हमारे देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पावर सेपरेशन है या पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी लिस्ट है। ठीक है। जो ऊपर हमने डिस्कस किया, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये फेडरल सिस्टम की बात है। फेडरल सिस्टम में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पावर्स डिवाइड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बोथ आर एक्वायर हिज पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जिस फॉर्म में इनके पावर्स हैं, जिस जो शेयर किए गए हैं, वो है लिस्ट या सूची, जिसको कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अर्धसंघीय संरचना का मतलब नॉर्मल कंडीशन में फेडरल सिस्टम काम करता है और जब इमरजेंसी जैसी कंडीशन आती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पावर को एक्वायर कर लेता है। कुछ समय के लिए स्टेट गवर्नमेंट की पावर को सेकेंडरी कर दिया जाता है और पूरी की पूरी पावर देश की कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। ऐसा इमरजेंसी में भी होता है, जब इमरजेंसी लगता है या वह आक्रमण होता है तो इस प्रकार से स्टेट के भी पावर कुछ समय के लिए स्थगित हो जाते हैं। तो अब ये अर्धसंघीय, ये संघीय व्यवस्था नहीं रही, अब ये व्यवस्था कन्वर्ट हुई यूनियन सिस्टम में, यानी कि एकीकृत व्यवस्था। तो इस वजह से जो हमारा सिस्टम है वो आधा संघीय है आधा यूनिटरी है, यानी कि संघीय के साथ साथ यूनिटरी की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव है। इस वजह से हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था को अर्धसंघीय नाम दिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। कि न्यायपालिका ये काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है, वो किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में या किसी के लिए प्रतिबद्ध नहीं होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये हमारी विशेषता है। एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब जो जुडिशरी जो हमारी है वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग है। दोनों उस पर जुडिशरी के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक। और स्वतंत्र न्यायपालिका ये हो गया। और एकीकृत का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन जो सेशन कोर्ट है, यानी आम आदमी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और अधिकतम जहाँ जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो ये हमारे यहाँ जुडिशरी का सिस्टम है। सी है पावर सेपरेशन, शक्तियों का वितरण, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल फीचर्स हैं। डी है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, संसद सर्वोच्च है ब्रिटेन में और संविधान सर्वोच्च है भारत में। और लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी कुछ होगा वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, जो सही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। यहाँ पे इकोनॉमिकल की बात हो रही है, आपको रोज़गार की गारंटी देना और आपके समान काम के लिए समान वेतन होना, काम का अधिकार होना। ये जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे
डीपीएसपी, तो वो आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये सुनिश्चित कराता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराता है। तो वहाँ पे इकोनॉमिकल जस्टिस की भी बात होती है, ठीक है। अब यहीं पे यदि जस्टिस न्याय यहीं पे प्रियम्बल भी वर्ड रहता, प्रियम्बल भी रहता, तो बोथ ऑप्शन सही होते, डीपीएसपी भी सही होता, प्रियम्बल भी सही होता, क्योंकि प्रियम्बल में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हुई है। और जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का एक आईना है। सो इस वजह से जो आर्थिक न्याय वाला पूरा एक्सपेंशन है वो डीपीएसपी में है। इस जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉलिसी बनाते समय वो डीपीएसपी को ध्यान रखें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक। चलो मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो इसमें पर्सनल यानी पर्सन की जो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सोशल जो इशू है, उस ये रिलीजियस राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, उस पर बात किया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, ठीक है। ग्राम पंचायत की बात हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हर जगह पूछा जाता है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 44, आर्टिकल 46, आर्टिकल 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य सामाजिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक आर्थिक नीतियां बनाएगा, ये 38 कहता है। 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। और 46 कहता है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं, ठीक। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? 40, यानी ये ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का विचार किसने रखा था? जो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक मेहता कमेटी जो है इसने 2 स्तरीय पंचायत की बात करी थी। और जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ये सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था पे विचार करने के लिए गठित हुई थी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। तो इसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। इसने बोला था कि जिला स्तर पर जिला पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल सुदृढ़ काम करेगा। और ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ये गठित हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में लागू हुआ था, उसकी जांच के लिए कि ये कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जहाँ जहाँ पे पंचायतें रन कर रही थी वहाँ पे ये योजना बहुत प्रभावी ढंग से लागू हुआ था। तो इस तरफ प्रारूप को देखते हुए बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए पॉलिटी के। तो अब आप इसमें देखो जरा जो क्वेश्चन आए हैं, एक आया है आपका ग्राम पंचायत। अब देखो ग्राम पंचायत से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 25, दूसरा ये आर्टिकल को लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद आया है डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन भी आए हैं। तो अब यहाँ पे तीनों सेक्शन आपको एक नज़र देखना पड़ेगा। है बहुत ईजी है क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको ज़रूर पढ़े होंगे। उसके बाद भारतीय